ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜली ਕਹਿਣ सिंड्रेला। इलेक्ट्रिसिटी करेंगे आज हम लोग क्लास 10th का। तो सुबह सुबह आर डी संधू का गाना मैं सुन रहा था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को अगर ये गाना बढ़िया लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मूव कर रहे हैं। सब जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, एक एक चीज इलेक्ट्रिसिटी की पूरी एनसीईआरटी जो क्लास 10th की है वो मैं पूरी कवर अप करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी देखो, चार्जेस के बारे में सबसे पहले देखेंगे। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक मैटर की जिससे कोई मैटर किसी और चीज को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है या वो मैटर किसी और चीज को जो है वो रिपेल कर रहा है। तो देखो फिजिक्स जो है वो कैसे डेवलप हुई, पहले हमने एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजों को विजुअलाइज किया, फिर उसको जो है हम लोगों ने थ्योरी से एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश की। तो हम लोगों ने जब ये विजुअलाइज किया कि जो फोर्सेज है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो दो तरह के फोर्सेस जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। या तो बॉडी के ऊपर लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, या बॉडी के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स जो है वो लग रहा है। दो टाइप्स के फोर्सेस को हमने दो चार्जेस से जो है वो एक्सप्लेन किया। कैसे? हम लोगों ने दो टाइप के चार्जेस जो है वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन कर दिए। तो एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जेस के बारे में हम लोगों के पास जो है वो बेसिक आइडिया या डेफिनेशन जो है वो है। प्लीज इसको नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो चार्जेस की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एक साइंटिस्ट हुआ था जिसने कूलम्स लॉ के बारे में जो है वो हम लोगों को बताया था। क्लास 12th के अंदर फिजिक्स में पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इसको 10th में ऐसे देख लो कि कूलम का जो लॉ है उसके आदमी को जो है वो श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने जो है वो चार्जेस की यूनिट को कूलम जो है वो रख दी है। सी कैपिटल से जो है वो इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो अगर बेसिक प्रॉपर्टी देखी जाए फोर्सेस की जिसमें रिपल्शन हो रही है, तो रिपल्शन कब होती है? जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को आपस में एक दूसरे की विसिनिटी के अंदर जो है वो लेके आया जाता है, या हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को जो है वो विसिनिटी के अंदर लेके आया जाता है। तो यहां पे हम लोगों के पास रिपल्शन कॉज हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं। और लेकिन अगर मैं एक चीज और बताऊं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपस में अट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं। बात अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जय महाकाल। तो बेटा जी अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास अगर चार्ज की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम जो है वो रहती है। ये है हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम का चार्ज जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज दैट एग्जिस्ट्स ऑन प्लैनेट अर्थ, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो रहता है। आज हम लोग क्वार्क्स की बात नहीं करेंगे जिसमें इससे भी कम चार्जेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो बियॉन्ड द स्कोप है। ठीक है, तो मेजरली हम लोग यही कंसीडर करते हैं। अभी तक ये वाली साइंस इवन 12th के अंदर भी आप लोग नहीं पढ़ने वाले। आगे अगर आप हायर फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें क्वार्क्स वगैरह का जो है, जिसमें +1/3e या -4/3e इस तरह के फ्रैक्शनल चार्जेस जो है भी एग्जिस्ट करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो अब बात हम लोगों ने चार्जेस की कर ली, तो क्वेश्चन ये आता है कि चार्जेस कंडक्ट कौन कर रहा है। तो चार्जेस के कंडक्शन की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो चार्जेस को जो कंडक्ट करता है, मतलब चार्जेस जिसके अंदर से फ्लो करते हैं इजिली, उसको हम लोग जो है वो कंडक्टर बोलते हैं। तो those substances through which electric charge flows, जिन substances के बीच में से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है, उन चार्जेस को जो है वो हम लोग कंडक्टर्स जो है वो बोल देते हैं। और जब चार्ज किसी चीज के अंदर से फ्लो करता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बोल देते हैं। होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो आगे अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास जो भी मेटल्स हैं, चाहे वो सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये सारे के सारे मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स है। कार्बन क्योंकि नॉन मेटल, लेकिन कार्बन की एक ऐसी फॉर्म जिसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करती है। पानी जो है अगर वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर नमक डाल दूं तो जो है वो एक एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट्स का बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी में जो है एक फेयरली गुड कंडक्टर है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा रहती है। अभी ये नहीं है घर पे अगर तार नहीं है तो खुद पकड़ के दोनों एंड से खड़े हो जाओ और फिर जोर का झटका आपको धीरे से लगे। ठीक है, इस तरह का कोई काम जो है वो आप लोगों को नहीं करना। नेक्स्ट जो है हम लोग इंसुलेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर रही।
तो जिन सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है उन सब्सटेंसेस को जो है वो हम लोग इंसुलेटर्स बोल देते हैं। तो इंसुलेटर्स का जो एग्जांपल है, एक तो ग्लास हो गया, शीशा, कांच जिसको हम लोग बोल देते हैं इबोनाइट। इबोनाइट ये बहुत ज्यादा हार्ड एक रबर है जो एक वल्केनाइज्ड फॉर्म, जैसे टायर होते हैं ना, टायर, उसका जो रबर होता है वो एक इबोनाइट जो है वो फॉर्म हार्ड रबर या वल्केनाइज्ड रबर भी बोल देते हैं। एक सिंपल नॉर्मल ये नियोप्रीन जो है वो रबर जो है वो हम लोगों के पास रहता है। और मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक पेपर्स जो है, ड्राई वूल होगी, कॉटन होगी, मिक्का हो गया, दलेर मेहंदी का भाई है ये, और बेकेलाइट हो गया, ड्राई एयर होगी, और ये सारे के सारे जो है वो बिजली कंडक्ट नहीं करते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब देखो, जैसे आदमी होता है, औरत होती है, और एक बीच छोड़ो, जैसे कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, और एक बीच का रहता है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कंडक्टर्स से भी मिलती हैं, कुछ इंसुलेटर से मिलती है, मतलब मिली जुली सी सरकार है इनकी। तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग जो है वो सेमीकंडक्टर्स बोल देते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस है जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। अगर तो लगता है बढ़िया लग रहा है आपको मेरी बात, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। सेमीकंडक्टर्स जो है उसका एग्जांपल हम लोगों के पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप लोगों को अगर पता लग गया तो सिलिकॉन का मैं बता देता हूं, ये कार्बन फैमिली का बनता है, मतलब ये ग्रुप 14 के अंदर ही कार्बन के नीचे लाई करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जर्मेनियम भी इसी के नीचे जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये सेमीकंडक्टर्स जो है वो बनाने का काम करते हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस में कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे इनके ऊपर सनलाइट वगैरह फॉल करती है तो इनकी कंडक्टिविटीज जो है वो एनहांस हो जाती है। तो इसलिए इनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं कि नॉर्मल अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे या इसको डार्क में लेके चले तो ये कंडक्टिविटीज को शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन करके सनलाइट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्ट करते हैं। ये आप सारा का सारा पूरा चैप्टर है हम लोगों के पास क्लास 12th में सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर आप लोग जो है इसको डिटेल के अंदर पढ़ोगे। अभी जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो बेटा ये नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। तो आज अब हम लोग जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है वो जानने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से कितना चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, करंट जो है वो बोल देते हैं। अब करंट को देख लो, दो तीन चीजें आपको जो जाननी है। पहला, करंट को हम लोग आई से जो है वो डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर है, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम एक पर्टिकुलर जगह से जो है वो फ्लो कर रहा, जिसको हम लोग यहाँ पे देखो क्या बोल देते हैं, इट इज चार्ज अपॉन टाइम, या डिफाइंड एज क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बोल देते हैं। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट किसी जगह से पास कर रहा है तो करंट को कैसे मेजर किया जाए। तो याद रखो, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। और इसको आई से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी एसआई यूनिट्स जो है वो क्या है, ये सारा नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। अब अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो ये एक एम्पियर करके साइंटिस्ट हुआ था। तो एम्पियर के नाम पे जो है वो कैपिटल ए, बहुत सारी यूनिट्स जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे ही इस चैप्टर में आप लोग देखने वाले हो। जैसे अभी पहले कूलम देखी, अब एम्पियर देखी, आगे वोल्ट जो है वो देखोगे। तो ये सारी की सारी यूनिट्स इन साइंटिस्ट के नाम पे जो है रखी गई हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब क्वेश्चन देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, करंट जो है वो हम लोगों के पास क्या था, चार्ज अपॉन टाइम था। चार्ज की जो यूनिट है बेटा कूलम थी, टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। इसका मतलब करंट की जो यूनिट आ गई हम लोगों के पास, दैट इज कूलम सेकंड इनवर्स। इस कूलम सेकंड इनवर्स को बेटा जी हम लोग एम्पियर जो है वो बोल देते हैं, और इस वाले को हम लोग जो है वो कैपिटल ए से जो है वो डिनोट करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अगर ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर जगह से अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो, तो आई अगर मैं देखूं 1 कूलम बाय 1 सेकंड, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगी, 1 कूलम पर सेकंड, जिसको हम लोग 1 एम्पियर बोल देंगे। अब ये ना कई बार ये इस तरह की डेफिनेशंस आ जाती हैं पेपर में कि डिफाइन 1 एम्पियर, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जो है जब होते हैं तो इस तरह की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं कि 1 एम्पियर जो है वो क्या होता है। 1 एम्पियर क्या होता है, जब किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर
से या किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर से जो है वो 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो उसको जो है वो हम लोग 1 एम्पियर बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, और इसकी बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड जो है वो इसकी ऐड कर दी। कई बार ना न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर इस तरह से लिखा होता है मिली एम्पियर MA, ठीक है, या इस तरह से लिखा होता है माइक्रो एम्पियर म्यू ए। तो इसको देखो यहां से ऐसे बोलो म्यू म्यू म्यू, ठीक है, इसको म्यू करके पढ़ना है, इसको मिली करके पढ़ना है ऊपर वाले को, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है वो बेटा जी 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है, और म्यू जो कि माइक्रो एम्पियर है इसकी पावर जो है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर जो है वो रहती है। कई बार न्यूमेरिकल्स में ये वाली यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं, तो आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ताकत की बात जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको ना एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लो एक आम आदमी है मेरी तरह, ये है एक आम आदमी एकेडमी वाला आम आदमी समझ लो, और ये भाई नरेंद्र मोदी है NM, या चलो छोड़ो हम लोग पॉलिटिकल नहीं होते, इसको हम लोग ले लेते हैं ओबामा, ठीक है, इसको ओबामा ले लिया मैंने। अब मान लो एक पर्सन है आप, ठीक है, आप लोगों को जो है वो ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, इसमें से एक आदमी को अप्रोच करना है, तो किसको सबसे ज्यादा इजी होगा अप्रोच करना, आप मेरे को बताओ। तो बट ऑब्वियसली आम आदमी हमेशा हाजिर है आप लोगों के लिए, तो आप इस आम आदमी को जो है वो बहुत ज्यादा इजीली अप्रोच कर सकते हैं। आपको ज्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इस आम आदमी तक पहुंचने के लिए। आम आदमी के दिल तक आपको पहुंचना, तो सब्सक्राइब कर दो, आम आदमी आपके पास जो है वो हमेशा के लिए हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। तो क्या अगर मैं इसको बोलूं कि आम आदमी की ताकत उतनी नहीं है कि इस आदमी को यहां से अप्रोच करने में ज्यादा दिक्कत हो, तो इस आदमी को ज्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इस आम आदमी तक पहुंचने के लिए। तो इसको अगर मैं फिजिक्स की टर्म्स में आप लोगों को समझाऊं, तो इस आम आदमी का पोटेंशियल जो है वो काफी कम है। वैसे मैं समझता हूं कि मेरा पोटेंशियल अभी फिलहाल कम है, लेकिन हाँ यार इस आम आदमी का पोटेंशियल अभी कम है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये चीज। तो इस आम आदमी तक पहुंचना जो है वो बहुत इजी है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो कितना वर्क डन ये पर्टिकुलर आदमी को इस आम आदमी तक पहुंचने के लिए करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। अब यही मान लो आपको जो है वो बैरक ओबामा को अप्रोच करना पड़े, तो आपको इतना तो इजी नहीं होगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दो और आम आदमी हाजिर है। बैरक ओबामा तो ऐसे हाजिर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैरक ओबामा तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पता नहीं कहां से परमिशंस जो है वो आप लोगों को लेनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर आदमी तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब इस आदमी तक पहुंचने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बैरक ओबामा का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। समझ गए मेरी बात? आम आदमी का पोटेंशियल अभी कम है, तो आम आदमी को आप सिर्फ सब्सक्राइब बटन से जो है वो रीच आउट कर सकते हो। कितना सिंपल है, कितना इजी है, कितना कम वर्क डन करना पड़ रहा है आपको। लेकिन इस बैरक ओबामा तक पहुंचने के लिए आपको काफी ज्यादा जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ेगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क needed to move a unit charge from infinity to a particular point, एक बिंदु तक आने के लिए जो है वो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। पोटेंशियल को हम लोग जो है वो कैपिटल V से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली वर्क डन जो है वो हम लोगों के पास W से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को चाहे कैपिटल से करो, Q से या स्मॉल से करो, कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं जनरेट होता। अब एक सोचने वाली बात है, वर्क डन का यूनिट क्या है हम लोगों के पास? वर्क डन का यूनिट जो है दैट इज जूल, और चार्ज का यूनिट इज हम लोगों के पास क्या है? कूलम। तो जूल पर कूलम जो है वो हमारे पास पोटेंशियल की यूनिट जो है वो हम लोगों के पास होगी, और इस जूल पर कूलम को जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो बेटा जी देखो ऐसा यूनिट जो है वो पोटेंशियल की हम लोगों के पास वोल्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वोल्ट या पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाए। आप देख लो, जिसका सब्सक्राइब बटन इजीली प्रेस हो जाता है, दबा के देखो, तो वो जो है वो वोल्ट मीटर है। आप वोल्ट मीटर बन जाओ, प्रेस करो, देखो कितना इजीली प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स ऑफ द सर्किट्स को जो है वो चेकआउट करने के लिए जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो है वो हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं एकदम सिंपल भाषा में फिर समझा देता हूं। मान लो ये आम आदमी है और ये जो है ये बैरक ओबामा है,
ठीक है, इन दोनों के, अब मान लो एक बार जो है इस आम आदमी को अप्रोच कर रहे हो, एक बार जो है इस बैरक ओबामा को अप्रोच कर रहे हो, तो कितना आपको डिफरेंस इन द वर्क डन करना पड़ रहा है इन दोनों को अप्रोच करने में। जैसे मान लो मेरे को अप्रोच कर रहे हो तो मान लो 10 वोल्ट का वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको करना पड़ रहा है, और इस बैरक ओबामा को अप्रोच कर रहे हो तो 1 लाख जूल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ रहा है। तो हम दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है 1 लाख माइनस 10 जो है वो कितना होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करने के लिए जो अपने को वर्क डन करना पड़ रहा है, या जो इनकी ताकत में दोनों की डिफरेंस है, इसको हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बोल देते हैं। अब देखो जैसे हम लोगों ने जो है वो वोल्टेज को यहाँ पे क्या लिखा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मान लो बेटा जी अगर वर्क डन जो है वो 1 जूल हो और चार्ज जो है वो 1 कूलम हो, तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को जो है वो बेटा हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इफ अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a particular point, then the potential is said to be 1 volt। अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, तो उसको हम लोग जो है वो 1 वोल्ट बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है वो कैसे होते हैं, क्या ओम्स लॉ है, क्या जो है वो रेसिस्टेंसेस होती हैं, कैसे करंट जो है वो रेसिस्टेंसेस के अंदर फ्लो करता है, कितने टाइप्स की रेसिस्टेंसेस जो है वो हम लोगों के पास रहती हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉपी पेन उठा लीजिए और सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है वो क्या रहते हैं। मान लो आपने तार के साथ जो है वो एक बल्ब जोड़ रखा है, और साथ में जो है वो आपने एसी लगा रखा है, और साथ में जो है वो आपने पंखा चला रखा है। वैसे ठंड है पंखा मत चलाओ, अगर गर्मियों में देख रहे हो तो पंखा चला लो, ठीक है। तो ये जो है अगर हमने किसी भी चार्ज प्रोड्यूसिंग सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर रखा है और ये सारे जो है वो जल रहे हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है वो बोल देते हैं। तो कंटिन्यूअस पाथ कंडक्टिंग वायर्स का जिसके अंदर रेसिस्टेंसेस जैसे कि लैंप लगा हुआ है, बल्ब लगे हुए हैं, और जो टर्मिनल्स हैं वो उसके बैटरी से चार्ज प्रोड्यूसिंग सोर्स से जो है वो कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर से करंट भी फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल देते हैं। डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ओपन सर्किट्स जो है वो क्या रहता है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, जैसे मान लो ये मेरे पास सर्किट है, ये बैटरी कनेक्ट कर रखी है, अब ये सर्किट देखो यहां से टूटा हुआ, तो अब करंट तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आके दीवार पे यहाँ पे खड़े होंगे और यहाँ से जंप मारेंगे, ठीक है, कोई जिम्नास्टिक्स वाले इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं कि जंपे मारने में बहुत तेज है, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सर्किट के अंदर से फ्लो नहीं करेंगे, करंट जो है वो सर्किट के अंदर से पास नहीं करेगा। तो ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता उसको हम लोग जो है वो ओपन सर्किट बोल देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, उसको हम लोग ओपन सर्किट बोल देते हैं। ऐसे सर्किट्स के अंदर से क्या रहता है, या तो उसका स्विच ऑफ होता है या जो है बीच में से तार टूटी होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग क्लोज सर्किट्स क्या होते हैं। तो जैसे सर्किट जिसके अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो हम लोगों के पास बल्ब अटैच है और ये हमने बैटरी या सेल से जो है वो कनेक्ट कर रखा है, और ये बल्ब जो है वो जगमग जगमग कर रहा है, तो क्लोज सर्किट जो है वो ये होने वाला है। नेक्स्ट बेटा जी मैं देखता हूं हम लोगों के पास एक सिंपल सा सर्किट है। ये देखो ये जो सिंबल है बेटा जी इसको हम लोग बोलते हैं सेल का सिंबल है, ये वाला जो है। अब बहुत सारे सेल्स अगर एक लाइन में ऐसे जोड़ दिए जाएं तो इन सेल्स के कॉम्बिनेशन को जो है वो हम लोग बैटरी बोलते हैं। बैटरी होता है ये, ठीक है। तो क्या रहता है, अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है वो हम लोगों के पास इस सिंबल को, ये जो जिग जैग कैन, दिस सिंबल जो है वो हम लोगों के पास एक रेसिस्टेंस का सिंबल है। अब ये रेसिस्टेंस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हमने कनेक्ट कर रखा है जो बिजली खर्च कर रहा है, दैट इज रेसिस्टेंस। अब ये जो ए है ये हम लोगों के पास क्या है, एमीटर है। एमीटर का क्या काम रहता है, करंट को मेजर करना, तो ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एमीटर बोल देंगे। अब ये जो है सर्किट हम लोगों के पास क्या है, वोल्ट मीटर जो है, इसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये सीरीज और पैरेलल्स क्या रहते हैं अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझ के अपने दिमाग में बिठा लो कि एमीटर जो है उसका काम है करंट को मेजर करना। एमीटर को हम लोग सीरीज के अंदर लगाते हैं। सीरीज के अंदर मतलब एक ऐसे कोई ब्रेक नहीं है, जैसे करंट आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो इसके अंदर फ्लो करेगा एमीटर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो हमेशा सीरीज में लगा लेते हैं, एक लाइन में लगा लेते हैं, ठीक है।
अब आगे देखो, एमीटर जो है उसकी लो रेसिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये सर्किट के अंदर करंट को ही बदल देगा। ठीक है, तो एमीटर शुड हैव लो रेसिस्टेंस। ये क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में टेकअप करूंगा, सारे के सारे जो है इस चैप्टर के। ये वोल्ट मीटर जो है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर का करने का काम कर रहा है, तो सर्किट को दो जगह से पकड़ेगा तभी तो बताएगा कि इसमें करंट ज्यादा है या ये इसमें पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे वो यही बात होगी ना, जैसे मान लो आपको मेरे साथ हाथ मिलाना है और बैराक ओबामा के साथ हाथ मिलाना है, तो आप जब दोनों के साथ हाथ मिलाओगे यू विल फील द डिफरेंस। तो आपको पोटेंशियल मेजर करने के लिए अपने दो हाथ, जो ये वोल्ट मीटर के दो हाथ है ना, उसको निकाल के पकड़ना पड़ेगा सर्किट को। तो ये पैरेलल के अंदर देखो, इसके पैरेलल में जो है ये लग रहा है, तो वोल्ट मीटर हमेशा जो है वो हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। आइडियल एमीटर मतलब जो एकदम परफेक्ट एमीटर है उसकी रेसिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्किट को जो है वो करंट को चेंज कर देगा। और वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए, मतलब हम चाहते हैं सारा करंट इसी में से जाए, इसके अंदर कुछ भी करंट ना जाए, क्योंकि इसके अंदर अगर करंट जाएगा तो मेन सर्किट के अंदर हमारी सप्लाई जो करंट की है वो कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहां से करंट निकला, मैं चाहता हूं सारा करंट इधर से निकल जाए, यहां पे जो है वो करंट ना जाए। अब यहां पे करंट तभी नहीं जाएगा जब इसकी रेसिस्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब ये जाने ही नहीं दे रहा, बंद है रास्ता। इन्फिनिटी रेसिस्टेंस का मतलब है बिल्कुल इनफाइनाइटली रेसिस्ट कर रहा हूं मैं, मतलब ही नहीं है, एकदम ढीठ और एटीट्यूड वाला हूं। ठीक है, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। तो आपने दिमाग में बिठा लो, वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट करता है, मैंने बता दिया। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए, ताकि मेन करंट जो है वो सर्किट के अंदर ही रहे, फालतू की सप्लाई जो है वो मीटर के अंदर ना हो। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं, ये रियोस्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको रेसिस्टेंस को समझाने के बाद डिस्कस करूंगा। ये स्लाइड जो है वो यहाँ पे पहले लग गई है। अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स एक साइंटिस्ट हुआ, ठीक है, तो इसका जो लॉ है वो क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी सर्किट के अंदर से करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी बड़ी बैटरी हम लोगों ने लगाई है। बहुत बड़ी बात तो नहीं है ये, आप जो है वो इसको बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि अगर सर्किट के अंदर से आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जितना बड़ी बैटरी सर्किट के अंदर लगाओगे आप लोग, तो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा क्या है इसका, कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उतना ज्यादा पोटेंशियल है, जितना ज्यादा पोटेंशियल है उतना ज्यादा करंट जो है फ्लो करेगा। एक ही बात है, बस कान ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, डिफरेंस नथिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहां से हटा दूं तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना है। इस कांस्टेंट को मैं लगाने के लिए आर से जो है वो रिप्रेजेंट करता हूं, और जो आर है वो मेरे पास जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेसिस्टेंस जो है वो बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ क्या बोल रहा है कि करंट कोई भी सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल के जो है वो प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम लोगों ने कांस्टेंट टाइम्स आई लगा दिया। कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू जो है वो आर के बराबर है, आर जो है वो हम लोगों के पास रेसिस्टेंस है। लेकिन इसकी ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बच्चे यूजुअली एग्जाम्स के अंदर जो है एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, सीधा लिख देते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल बात खत्म। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो क्या, कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू वेरी नहीं करनी चाहिए, और फिजिकल कंडीशंस, मतलब आप तार को खींच के उसकी लेंथ नहीं इंक्रीज कर रहे हो, या तार को कंप्रेस करके उसकी लेंथ जो है या एरिया जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो अनचेंज्ड रहेंगे, तो ये वाला लॉ वैलिड है। नहीं तो ये वाला लॉ जो है वो हमारे पास वैलिड नहीं होगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है, और ये पॉइंट जो है पूरा लिख देना एग्जाम के अंदर, नहीं तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं, तो सिर्फ कंडक्टर्स जो हैं वो हम लोगों के पास ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। अब कई बार मैं मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्रेफाइट जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। यस, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। ये नहीं सोचना कि यार एकदम से नहीं नहीं हो तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। जो कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब उसमें V की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका ना ये स्लोप, ये जो कर्व है मैंने अगले स्लाइड पे जो है वो बना रखा है, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूं। ओहमिक करंट्स मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं
उनके अंदर ओहमिक करंट जो है वो फ्लो करता है। मतलब करंट किस फॉर्मूला से फ्लो करता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई जो कि करंट है, इट इज इक्वल टू V बाय आर। तो करंट इस वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई करके फ्लो करता है, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग जो है वो ये बोल देते हैं कि ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने वाला करंट है और ये ओहमिक करंट है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे पोटेंशियल प्लॉट करूं, यहाँ पे जो है वो आई प्लॉट करूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑब्टेन होती है हम लोगों के पास। और ये स्ट्रेट लाइन किस केस में ऑब्टेन होती है, सिर्फ कंडक्टर्स के केस में जो है ये ऑब्टेन होती है। ठीक है, अब ना इसको आप ध्यान से थोड़ा सा समझना। अगर मान लो मैं क्या करूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे, ठीक है। अब ये वैल्यू है मेरे पास आई और ये वैल्यू है मेरे पास कितनी, v। इसको अगर मैं यहां पे ले लूं थीटा, ठीक है, तो आप ये देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो जिसके किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया, v अपॉन आई आर के बराबर हो गया। तो अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर कर्व को चेंज करके यहां पे v ले लूं और यहां पे आई प्लॉट कर दूं, तो ये वाली जो वैल्यूज है मेरे पास, ध्यान से देखना, इसको समझना, ये वाली वैल्यू v होगी, ये वाली वैल्यू i होगी और ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू v बाय आई जो है वो हम लोगों के पास होगी। इस टेंजेंट थीटा को ना हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप। अब ये स्लोप की वैल्यू देखो v अपॉन आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। अभी ओम्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा कि जो v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई आर रहता है। v की वैल्यू किसके बराबर रहती है, आई आर के बराबर रहती है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, v अपॉन आई के बराबर रहेगी। तो ये आर की वैल्यू थी और इस जगह पे जो है वो मैंने आर की वैल्यू क्या पुट कर दी, v अपॉन आई था यहाँ पे और इसकी जगह क्या पुट कर दिया, आर पुट कर दिया। तो ये टेंजेंट थीटा को मैंने बताया आपको स्लोप बोलते हैं। तो इसका मतलब स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस। अब पीछे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे पढ़ो स्लोप ऑफ वी आई कर्व। वो एक्चुअली गलती से मैंने आई वी बना रखा है वहां पे, वी आई कर्व के स्लोप की बात करूं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने पास रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे करंट ओमिक हो चाहे नॉन ओमिक हो, स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर करंट जो है वो ओमिक करंट फ्लो करेगा, अगर नॉन ओमिक करंट फ्लो करेगा तो एक जिगजैग सी लाइन जो है वो बनेगी, लेकिन स्लोप हमेशा रेसिस्टेंस को ही बताता है। ठीक है, मतलब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि कई बार ना पेपर मान लो आपको कंफ्यूज करना है कि आपको नॉन ओमिक करंट है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा वो करंट, तो उसके अंदर जो है ओम्स लॉ को ना फॉलो करने का मतलब है कि एक जिगजैग लाइन बन रही है। ठीक है, लेकिन स्लोप इसका रेसिस्टेंस ही बताता है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं स्लोप निकालूं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो रेसिस्टेंस को ही बताएगा। आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस रहेगी। अब ध्यान से देखना इस चीज को, मान लो मेरे पास ये आई है और ये हमारे पास है यहाँ पे v। एक कर्व मैं बना रहा हूं ये वाला और दूसरा कर्व मैं बना रहा हूं ये वाला। इसकी वैल्यू है R1 और इसकी वैल्यू है R2। अब इस वाली लाइन को पढ़ो, ये वाली लाइन को पढ़ो, यहां से ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द रेसिस्टेंस। तो स्लोप होता है ढलान, देखो यहाँ पे ये इसकी ढलान ज्यादा है या इसकी ढलान ज्यादा है, तो बट ऑब्वियसली इसकी ढलान ज्यादा। तो R2 की ढलान ज्यादा है या R1 की ढलान ज्यादा है, तो R2 की ढलान ज्यादा। तो जिसकी ढलान ज्यादा उसका स्लोप जो है वो ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या रहेगा, R2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास R1 से बड़ी रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये क्लियर है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रेफाइट जो है वो भी हम लोगों के पास जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दिया, उसके लिए थैंक्स लॉट। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो नॉन ओमिक करंट्स कौन से होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम लोग जो है वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोल देते हैं। तो उसके अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स या आईवी ग्राफ जो है वो मैं बनाऊं तो ऐसे 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 बनता है, इसका मतलब सीधा नहीं होता। ठीक है, आगे बात करेंगे बेटा जी हम लोग रेसिस्टेंस की। तो अभी हम लोगों ने देखा कि करंट और जो पोटेंशियल है v अपॉन आई का रेशियो जो है वो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिससे मतलब अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये स्कूल का कॉरिडोर है, ठीक है, और यहां से आपको भाग के इधर जाना है, तो अगर तो सारी क्लासेस लग रही हैं, ठीक है, बच्चे एकदम अपनी अपनी क्लास में जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बच्चा जो है वो बाहर नहीं घूम रहा, तो आप फट से भाग के जो है वो चले जाओगे, कॉरिडोर में से भाग जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये रिसेस पीरियड है और सब बच्चे जो है वो घूम रहे हैं, जो कि यूजुअली एटम्स और मेटल्स के अंदर रहता है, तो आप इसको प्रॉपरली यहां से नहीं भाग सकते, किसी ना किसी से जरूर टकराओगे। तो जो हिंड्रेंस आपको भागते हुए मिल रही है उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, या जो ऑब्स्ट्रक्शन आपके पाथ के अंदर बाकी स्टूडेंट्स की वजह से है, या ऑब्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉन के पाथ के अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स जो उसके रास्ते में प्रेजेंट है उनकी वजह से है, उसको हम लोग जो है वो रेसिस्टेंस बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब रेसिस्टेंस जो है वो
हमारे पास किसके बराबर रहती है, R इज इक्वल टू V बाय I के बराबर जो है ये रहती है। ये ओम्स लॉ से जो है वो हम लोगों ने जाना था। स्लाइड में जो लिखा है वो नोट कर लो। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो आगे यूनिट्स की बात करूंगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो ये साइंटिस्ट ओम के नाम पे ही रखा गया। ऐसा यूनिट जो है वो ओम है। तो इसका जो सिंबल है ये हैट की तरह सिंबल है एक, ठीक है। तो ये जो है ये इसका सिंबल है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओम जो है वो बोल देते हैं। अब यहाँ पे फिर हम लोग बार बार यही चीज कर रहे हैं। देखो V इज इक्वल टू किसके बराबर है, IR। आगे बात करेंगे तो R की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा जी, V बाय I के बराबर रहेगी। अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो रेसिस्टेंस कितनी रहेगी, 1 ओम रहेगी। तो इसी चीज को बोल दो, व्हाट इज 1 ओम। तो जब एक कंडक्टर जो है वो 1 पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो रेसिस्टेंस जनरेट हो रही है एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, उसको हम लोग जो है वो 1 ओम बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब कॉज ऑफ रेसिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया बच्चों के कॉरिडोर वाला एग्जांपल लेके। बाकी आप इसको यहां पे पढ़ लेते हैं। तो जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव करते हैं वो बहुत सारे फेलो इलेक्ट्रॉन्स के साथ या एटम्स के साथ जो है वो कोलाइड करते हैं। अब इस कोलिजन की वजह से जो है वो उसके पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग जो है वो रेसिस्टेंस बोल देते हैं। तो ड्यू टू द कोलिजंस देयर आर सम ऑब्स्ट्रक्शंस और ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग जो है वो रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो दिस इज द कॉज ऑफ द रेसिस्टेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को जो है वो इंपैक्ट कर रही हैं। तो यहां पे आप इसको ऐसे समझ लो कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसको आप ऐसे समझो, मान लो ये स्कूल का कॉरिडोर है। जितना लंबा कॉरिडोर होगा, जितना लंबा कॉरिडोर होगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप रिसेस के अंदर बच्चों के साथ जो है वो स्ट्राइक करोगे। मान लो आपके स्कूल का कॉरिडोर ही बहुत बड़ा है, या रेलवे प्लेटफॉर्म ले लो आप, अगर आपने रेलवेज के अंदर जो है वो सफर कर रखा है तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स ले लो। जितना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा उतनी ज्यादा आपको एक साइड से दूसरी साइड तक मिलने में जो है वो, या मूव करने में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन मिलने वाली है। तो जो रेसिस्टेंस है बेटा जी हम लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किस चीज के, लेंथ के। जितना लंबा पाथ होगा या जितनी लंबी वायर होगी उतनी रेसिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ऐसे ही देखो, जितना चौड़ा प्लेटफॉर्म होगा या जितना चौड़ा आपके स्कूल का कॉरिडोर होगा उतना इजीली जो है वो आप मूव कर पाओगे। तो इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। जितना चौड़ा कंडक्टर है उतना इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं, क्योंकि सबको जो है वो स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहे तो वो इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। तो एरिया के जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो रहता है। तो यहां पे अगर मैं यहां से लिख दूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिख सकते हैं L बाय ए। L बाय ए क्यों लिखा, क्योंकि रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अब और कौन से फैक्टर्स आते हैं, बट ऑब्वियस है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल्ड के अंदर मूव कर रहा है, कॉपर के अंदर मूव कर रहा है, सिल्वर के अंदर मूव कर रहा है, एल्यूमिनियम के अंदर मूव कर रहा है, जिंक के अंदर मूव कर रहा है। तो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है वो अलग है, क्योंकि वो एक अलग एटम में मूव कर रहा है। उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है जो कि कंडक्ट कर रहे हैं। उसके एटम्स का साइज अलग अलग है, तो जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंसेस की वैल्यू है वो वेरी कर जाती है। तो बट ऑब्वियसली कि जिस सड़क पे या जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो उस सड़क की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि वो सड़क जो है वो कंक्रीट वाली सड़क है या वो टाइल वाली सड़क है या वो कौन सी सड़क है। तो मतलब मटेरियल पे जो है वो इसका डिपेंडेंसी फॉर श्योर होने वाला है। एक और फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है, दैट इज द टेम्परेचर। मान लो आपने कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया, उससे रैंडमनेस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसी मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। जिस नंबर ऑफ कोलिजन्स के बढ़ने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिल रही है एक पर्टिकुलर पाथ पे फ्लो करने के लिए वो वेरी कर जाएगी, या कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो आगे हम लोग टेम्परेचर के इंपैक्ट पे देखेंगे रेसिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो क्या रहने वाला है। तो एक देखो फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय ए है, लेकिन नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी जो है वो डिपेंड करती है और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी जो है वो रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख रहे हैं इसी का फॉर्मूला। आगे देखो, अभी हम लोगों ने ये बात तो कर ही ली थी,
अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन हटा के हम लोग इसको लिख देते हैं रो टाइम्स एल बाय ए। ये सिंबल है रो, आर एच ओ, रो। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेसिस्टिविटी। अब देखो ना, एक सोचने वाली बात है, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एक एरिया पे डिपेंड कर रही है। तो कांस्टेंट जो है दैट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, ये मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों के पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, जो चार फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड कर रही थी वो इस फॉर्मूला में कैटर हो गए। कैसे, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मटेरियल और टेम्परेचर जिसके लिए एक कॉमन कांस्टेंट, क्योंकि मटेरियल और टेम्परेचर एक जगह पे कांस्टेंट है। अगर आप ओम्स लॉ के अंदर भी बात करो तो हमने बोला था कि मटेरियल और टेम्परेचर सेम है, या लेंथ को इंक्रीज नहीं कर रहे, कोई भी स्ट्रेन जो है वो, कोई भी खिंचाव जो है हम लोग वायर्स के ऊपर नहीं डाल रहे हैं। तो जिसकी प्रॉपर्टी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, रेसिस्टिविटी। वो भी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो देखो रेसिस्टिविटी क्या है, अब फॉर्मूला देखना जरा ध्यान से। आर किसके बराबर था, रो एल बाय ए। यहां से अगर मैं रो की वैल्यू निकाल लूं तो आर ए बाय एल होगी। अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट कर दूं और एल की वैल्यू भी 1 पुट कर दूं, तो रो बेटा जी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग, जिसका एरिया 1 हो, मतलब ऐसा कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 है और उस कंडक्टर का एरिया भी 1 है। तो हम लोगों के पास जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो रो विच इज रेसिस्टिविटी, ये किसके बराबर आ रहा है बेटा जी, आर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है। तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ, मतलब जिसकी लेंथ जो है वो 1 यूनिट है, और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं। तो यहाँ पे देख लो रेसिस्टिविटी जो है वो हम लोगों के पास क्या है, मैंने सारा का सारा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। स्लाइड सारा नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे यूनिट्स ऑफ द रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आर रो एल बाय ए है, रो इज इक्वल टू आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर में रहता है स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर, और लेंथ जो है वो मीटर में रहती है। अब ये पर्टिकुलर मीटर से 1 मीटर कटा तो रो की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू ओम मीटर। तो रो जो है वो हम लोगों के पास ओम मीटर के अंदर जो है वो हम लोग मेजर करते हैं, या इसकी एसआई यूनिट जो है वो ओम मीटर है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो रेसिस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को जो है वो देखने हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है, या रेसिस्टिविटी जो है, वो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मटेरियल और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ एल थी, मैंने उसकी लेंथ 2L कर दी, उसकी लेंथ जो है वो मैंने डबल कर दी, तो व्हाट इज द चेंज इन द रेसिस्टिविटी। तो याद रखो, लेंथ डबल करने से मैं मटेरियल चेंज नहीं कर रहा हूं, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, सिल्वर सिल्वर ही रहेगा, और जो रूम का टेम्परेचर है वो भी सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि फॉर्मूला में तो आ रहा है, कैसे फॉर्मूला में आ रहा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए है, तो यहां से रो की वैल्यू देख लो आर ए बाय एल है। तो आप यहां से देखोगे एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रही है, लेकिन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेंथ और एरिया से वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो लेंथ और एरिया से ये बिल्कुल वेरी नहीं करता, ये सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है सारी लेंथ्स पे और सारे एरिया पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक पे ही जो इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करती है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इंपैक्ट जो है वो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर एक टेम्परेचर का रहता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि टेम्परेचर जो है जैसे ही इंक्रीज करता है, वैसे ही जो थर्मल वेलोसिटी है, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, वो गेन करके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और रैंडम मोशन करते हैं। ज्यादा रैंडम मोशन जब इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। अब जब कोलिजन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, तो जिस ईज से, जिस आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव करना था, अब वो ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो टेक प्लेस करने की वजह से उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उसको ज्यादा मिल रही है, जिससे रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, क्योंकि फ्रीक्वेंट कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो है वो हम लोगों के पास इंक्रीज करती है। तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। अब हम रियोस्टेट के बारे में जो है वो बात करेंगे। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो एक वेरिएबल रेसिस्टेंस को जो है वो क्रिएट करता है। देखो लैब्स के अंदर, हम लोग फिजिक्स लैब्स की बात करें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करने पड़ते हैं, बार बार हर तरह का डिफरेंट रेसिस्टर
कि रेसिस्टेंस वाला रेसिस्टर लेना पॉसिबल नहीं रहता, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है जिससे हम लोग अपनी मर्जी की रेसिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास वेरिएबल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को क्रिएट कर देता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ध्यान से देखना। सबको मालूम है रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आर की वैल्यू जो है वो रो एल बाय ए के बराबर होती है। अब देखो, क्योंकि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो ये जो यहाँ पे मीटर लगा हुआ इसको हम लोग स्लाइड करते हैं स्लाइडर को, तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके जो है, एक पर्टिकुलर रिंग की लेंथ पे आके जो है ये जुड़ जाता है और उतनी लेंथ जो है वो पार्टिसिपेट करती है, बाकी जो आगे की लेंथ है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है, जिसमें से करंट का जो है वो फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग लेंथ एडजस्ट करते रहते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। इसका जो सिंबल दे रखा है वो ये पर्टिकुलर सिंबल जो है वो इसका रहता है, ये हमारे पास सिंबल रियोस्टेट का। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रेसिस्टेंस इन सीरीज के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है रेसिस्टेंस इन सीरीज का। सीरीज रेसिस्टेंस का मतलब जो है वो क्या रहता है, आप ऐसा समझो कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो क्या रहे, सेम रहे, और ऐसे सर्किट में वोल्टेज जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाए, ऐसे सर्किट्स को हम लोग सीरीज सर्किट्स जो है वो बोलते हैं। तो यहां से देखो ये बैटरी हम लोगों के पास लगी हुई है, तो यहां से करंट जो है वो फ्लो करेगा, इस पर्टिकुलर जगह से करंट इस रेसिस्टर के अंदर एंटर करेगा, तो सेम करंट जो है वो बिल्कुल इस सारे रेसिस्टर्स के अंदर से फ्लो करके दोबारा से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के अंदर जाके जो है वो चला जाएगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो पूरे के पूरे सर्किट में ये करंट आई ही फ्लो कर रहा है, तो ये सर्किट हम लोगों के पास कौन सा सर्किट हो गया, सीरीज सर्किट वाली कैटेगरी के अंदर जो है ये आ जाता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड कर रही है, तो ये देखो आप, वोल्टेज हम लोगों के पास अगर आप थोड़ा सा आपको याद हो, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को वोल्टेज जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अगर हम यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा है ये मान के चलें, तो वोल्टेज इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बैटरी टोटल कितना वर्क डन करेगी या कर रही है, वही वर्क जो है बैटरी का पर यूनिट चार्ज इसके अंदर भी डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर भी डिवाइड हो रहा है और इसके अंदर भी डिवाइड हो रहा है। मतलब एक एनर्जी फ्लो कर रही है जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये रेसिस्टर R1 यूज कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेसिस्टर R2 यूज कर रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रेसिस्टर R3 हम लोगों के पास जो है वो यूज कर रहा है। आई होप ये आपको समझ आ गया। तो ये रेसिस्टेंस इन सीरीज जो है वो रहता है जहां पे ऐसा सर्किट करंट की वैल्यू सेम है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है, ऐसे सर्किट्स को हम लोग जो है वो सीरीज सर्किट्स बोल देते हैं। तो सीरीज सर्किट्स विद द सेम करंट फ्लोज इन ईच रेसिस्टर अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग जो है वो सीरीज सर्किट जो है वो बोल देते हैं। तो ये हर व्हेन अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, तो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कॉम्बिनेशन पे लगा रहे हैं और सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे सर्किट्स को अपना हम लोग सीरीज सर्किट्स जो है वो बोल देते हैं। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बात करो तो बैटरी का पोटेंशियल अगर V है, तो बैटरी जो है टोटल W वर्क डन कर रही है यूनिट चार्ज के लिए। तो मैंने बोला यही वर्क जो है वो रेसिस्टेंस R1 में डिवाइड हो रहा है, फिर R2 में हो रहा है, फिर R3 में हो रहा है। तो यहां पे देखो तो V की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या रहने वाली है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कैसे रहने वाली है, क्योंकि टोटल वर्क जो था वो V था और वही V जो है वो तीनों सर्किट्स के अंदर डिवाइड हो गया, तीनों रेसिस्टेंसेस के अंदर डिवाइड हो गया। तो हम लोगों के पास अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बात करें तो V की वैल्यू जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, सबको मालूम है कि V की वैल्यू जो है वो IR है, क्योंकि I जो है वो सारे सर्किट्स के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं V1 की बात करूं, क्योंकि I सेम था तो R1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करूं तो वो क्या हो गया, IR2। और सिमिलरली मैं V3 की बात करूं तो यहाँ पे IR3 जो है ये हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज मैं इस वाली क्वेश्चन में अगर पुट कर दूं तो V की वैल्यू हो जाएगी I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स जो है वो R3 हो जाएगा। अब यहां से मैं I जो है वो कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा देखो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां से V अपॉन I की वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस V अपॉन I, अगर देखो ओम्स लॉ के हिसाब से देखा जाए V की वैल्यू जो है वो IR के बराबर है।
अगर मैं V अपॉन I निकालू तो दैट इज R, लेकिन ये R कौन सा है? दिस इज द कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बता रहा है। आप ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा नोट कर लो, जो भी यहाँ पे टाइप्ड है हैंड रिटन वाला सारा मैंने अगले स्लाइड पे जो है वो नोट कर रखा है। मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ से V अपॉन आई और R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास इसके बराबर जो है वो हो जाती है। तो सीरीज के अंदर अगर हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, मान लो ये 5 ओम का रेसिस्टर है, ये 6 ओम का रेसिस्टर है, और ये मान लो एक 10 ओम का रेसिस्टर है। ये इस पर्टिकुलर जो है वो 22 मान लो या 42 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है वो कनेक्टेड है, और आपको इस सर्किट के अंदर जो है वो करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो ये कौन सा सर्किट है बेटा जी? ये एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में जो नेट रेसिस्टेंस होती है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होती है वो तीनों के सम के बराबर रहती है। तो यहाँ पे तीनों का सम कर दिया। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो 5 + 6 + 10 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 21 ओम जो है वो आ जाएगा। तो नेट रेसिस्टेंस होगी 21 ओम सर्किट की। और अगर मैं करंट की बात करूं तो पोटेंशियल V था डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विच इज इक्वल टू 42/21, और आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या? 2 एम्पियर। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इसके कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स काफी जो है वो इंपॉर्टेंट है। सीरीज सर्किट में करंट सेम रह रहा है एवरी रेसिस्टर के अंदर। करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द रेसिस्टर्स। मतलब क्या है कहने का, सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखना। ये मान लो 3 रेसिस्टर मैंने लगा दिए 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम का इस सर्किट के साथ। अब अगर मैं क्या करूं, इस 3 ओम वाले को यहां स्विच कर दूं, यहां लगा दूं 3 ओम वाला और यहां लगा दूं 4 ओम वाला, जबकि सम तीनों का जो है वो सेम है, तो नेट करंट इस सर्किट का इंपैक्टेड नहीं होगा। क्योंकि नेट करंट कैलकुलेट करने के लिए आप पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, हम लोगों ने टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये 5 यहां पे है, यहां पे है या यहां पे है, इन तीनों का समेशन जो है वो हम लोगों के पास 21 आया, जिससे जो है वो हम लोगों का करंट 2 एम्पियर का जो है वो कैलकुलेट हुआ। इसलिए रिलेटिव पोजीशन कहीं पे भी और रेसिस्टेंस की उससे मैटर नहीं है अपना। हमारा कंसर्न है कि जो समेशन है रेसिस्टेंसेस का टोटल, वो सारे रेसिस्टर्स के समेशन के बराबर है। इसलिए वो फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले 5 + 6 + 7 करें या 7 + 5 + 6 करें, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। आई होप ये क्लियर है। अब वोल्टेज अक्रॉस एवरी रेसिस्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो V1 की वैल्यू हम लोगों ने अभी पीछे क्या करी थी, I टाइम्स R1। V2 की वैल्यू, तो यहां पे देखो V1 की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, क्योंकि करंट तो सारे के सारे सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, सेम फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो वोल्टेज है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देख लो वोल्टेज जो है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज जो है वो ऐसे सर्किट के अंदर डिवाइड हो रही है, बट ऑब्वियसली डिवाइड हो रही है। देखो ये टोटल V थी, अब V1 यहां डिवाइड होगी, फिर V2 होगी, फिर V3 होगी, जबकि सम जो है वो V1 + V2 + V3 का वो अपने पास जो है वो V रहा। आई होप ये क्लियर है। तो इसकी नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी पे मैं मूव कर रहा हूं, आप ये सारा का सारा जो है वो नोट कर लो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच वेरियस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल। इसका मतलब क्या है हम लोगों के पास कि आप ये लिख लेना इसको साथ में, V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये रहेगा। टोटल रेसिस्टेंस इज मोर देन द ग्रेटेस्ट वन। ये बट ऑब्वियस है, देखो मान लो हमारे पास R की वैल्यू किसके बराबर है, R1 + R2 + R3, ये टोटल रेसिस्टेंस थी हम लोगों के पास। अब मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो इसका टोटल कितना आ गया हम लोगों के पास, ये आ गया 18 ओम। दिस 18 ओम इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब ऑब्वियस है यार, जो सबसे बड़ी है उसमें भी तो बाकी एड ऑन ही हो रहे हैं ना, तो एड ऑन हो रहे हैं तो सबसे बड़ी वाली से टोटल रेसिस्टेंस तो बड़ी ही आएगी ना, तो ये जो है यहाँ पे रहेगा। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स जो है वो कनेक्ट कर दिए जाएं, मतलब ये R R R R R के n रेसिस्टर लगा दिए जाएं, तो देखो क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो है, हम n बार जो है ये R वाला रेसिस्टेंस ऐड ऑन करेंगे, तो ये n बार जब ऐड ऑन होगा
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास एन आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू द एन आर। आई होप बेटा जी ये सीरीज सर्किट के अंदर आपको सारा क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग और देखेंगे इसके पॉइंट्स को, वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रही है। देखो अभी हम लोगों ने बात करी V1 की वैल्यू जो है वो I टाइम्स R1 के बराबर है, V2 की वैल्यू जो है वो I टाइम्स R2 के बराबर है। यहां से अगर मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, V1 अपॉन V2 इज R1 अपॉन R2 जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो ये देखो वोल्टेज जो है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस। तो V1 और V2 मतलब दो जो अलग अलग रेसिस्टर्स हैं उनके अंदर कितनी कितनी वोल्टेज जो है वो डिवाइड होने वाली है। मान लो ये सर्किट है, इसकी वोल्टेज V थी, V1 और V2 किस रेशियो में ये डिवाइड होंगे, दिस V1 अपॉन V2 इज इन द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस जो है ये यहाँ पे रहेगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल सर्किट्स के बारे में। तो पैरेलल सर्किट्स के अंदर देखो ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट तो यहाँ फ्लो किया, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट है वो हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीन रेसिस्टर्स जो है वो लगे हुए थे, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो करंट डिवाइड हो रहा है इस सर्किट के अंदर। तो पहला पॉइंट यहां पे आप लोगों को अपने दिमाग में क्या बिठाना है कि आई जो है वो इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब दूसरा वोल्टेज इस सर्किट के अंदर जो है वो सेम है। कैसे, अगर मैं इस वाले रेसिस्टर की बात करूं ना, R3 की बात करूं अगर मैं, तो बेटा देखो R3 जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड, ये लग गया बैटरी से कनेक्टेड R3, तो R3 डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। सिमिलरली देखो बेटा यहाँ पे ये R2 सर्किट है, ये R2 सर्किट भी डायरेक्ट जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, तार लगी हुई है। R1 सर्किट भी देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये पूरी की पूरी वायर एग्जिस्ट कर रही है जिससे बैटरी से कनेक्टेड है। अब बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो अपने एंड्स के ऊपर, ये इसके एंड्स है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो जनरेट करता है। बैटरी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। अब ये सारे रेसिस्टर्स क्योंकि डायरेक्टली बैटरी से ही कनेक्टेड हैं, इसीलिए इन सारे रेसिस्टर्स, चाहे R1 की बात करूं मैं, चाहे मैं R2 की बात करूं या R3 की बात करूं, इन तीनों रेसिस्टेंसेस के जो एंड्स हैं या टर्मिनल्स हैं उस पे हम लोगों के पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो पैरेलल सर्किट एक ऐसा सर्किट हो गया जहां पे रेसिस्टर्स के अलोंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास सेम है, जबकि करंट जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे सर्किट्स को जो है वो हम लोग पैरेलल सर्किट्स जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो आगे देखो बेटा जी इसके अंदर क्या है, आई की वैल्यू देखो यहाँ पे पैरेलल सर्किट्स की अगर मैं बात करूं, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको जाननी है। देखो जितना चार्ज इसके अंदर से फ्लो कर रहा है इस टर्मिनल के अंदर से, तो वही चार्ज जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो इसका क्या फंडा हो गया, यहाँ पे हम लोगों के पास जो टोटल करंट है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही जो बैटरी से करंट निकल रहा है वही इन तीन जगह पे जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर मैं I1 की बात करूं, मैं पीछे मूव कर जाता हूं, यहां पे देखो I1 ये किसके बराबर है, पोटेंशियल किसके बराबर है, V के बराबर है अपॉन रेसिस्टेंस R1। सिमिलरली अगर मैं I2 की बात करूं तो दैट इज V बाय R2। सिमिलरली मैं I3 की बात करूं तो दैट इज V बाय R3। तो इस तरीके से जो है ये हम लोगों के पास सारे करंट्स की वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो ये जो है वो आ गया। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं, I की वैल्यू जो है वो V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब यहां से क्या करूंगा, मैं V कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहां तक जो है वो नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे देखो ये मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं, V मैं कॉमन ले चुका हूं। अब यहां पे देखना बेटा जी V की वैल्यू किसके बराबर होती है, I टाइम्स R। अब मैं क्या कर रहा हूं, V को इधर लेके जा रहा हूं, तो I अपॉन V, इधर बचा 1 और ये जो R था इसको उठा के यहां से मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो I अपॉन V की वैल्यू देखो 1 बाय R होगी। तो यहां पे जो I अपॉन V है इसको मैं 1 बाय R इक्विवेलेंट जो है वो यहां पे लिख रहा हूं, और ये किसके बराबर आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 जो है ये इसके बराबर हम लोगों के पास आ गया। तो
जो हमारे पास पैरेलल सर्किट है बेटा जी, उसका जो अंदर हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या नेट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेसिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। तो सम ऑफ रेसिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट, तो रेसिप्रोकल अगर हम लोग सारे रेसिस्टर्स की रेसिस्टेंस का ऐड कर दें तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो नेट रेसिस्टेंस आ रही है उसके रेसिप्रोकल के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये रहता है। आई होप ये क्लियर है बेटा जी। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। तो इसको हम लोग करंट डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो है, जैसे यहां से करंट फ्लो कर रहा था, यही करंट जो है वो 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में या 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन कितने रेसिस्टर्स हम लोगों के पास पैरेलल लगे हुए हैं। तो ये करंट डिवाइडर सर्किट जो है वो बोल देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों के पास n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स लगे हों, तो देखो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r सो ऑन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? n/r 1/r इक्विवेलेंट। तो यहां से अगर आप r इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू r/n के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। तो n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स के लिए जो r इक्विवेलेंट है वो r/n के बराबर है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी। तो देखो, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि वोल्टेज जो है वो सेम है, वोल्टेज अगर सेम है तो V की वैल्यू किसके बराबर है? I1 R1। V की वैल्यू किसके बराबर है? I2 R2। तो यहां से अगर हम देखें तो I1 R1 की वैल्यू हम लोगों के पास I2 R2 के बराबर आ गई। तो यहां से अगर हम लोग I1 अपॉन I2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दैट इज R2/R1। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? V1 अपॉन V2 इज R1 अपॉन R2। तो जो वोल्टेज का डिवीजन था दैट वाज इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस। जिस रेशियो के अंदर रेसिस्टेंसेस डिवाइड कर रहे थे उसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड कर रही थी इन सीरीज सर्किट। जबकि इन पैरेलल सर्किट जिस रेशियो में करंट डिवाइड कर रहा है दैट इज इनवर्स रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस। देखो I1 ऊपर है तो R1 नीचे है, I2 नीचे है तो R2 ऊपर है। तो इनवर्स रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंसेस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास जो है वो 2 रेसिस्टेंसेस ही लगे हों और उसका इक्विवेलेंट मेरे को निकालना हो, न्यूमेरिकल्स में ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देख लो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा R1 टाइम्स R2। तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? R1 R2 बाय R1 प्लस R2 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट हो गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसी अगर 3 रेसिस्टेंसेस लगे हो तो इसको सेम तरीके से यहाँ पे 1/3 करके आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ये करके देख के बताना, आपका हो गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब अगर मैं टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल की बात करूं ना, तो सबसे छोटी जो रेसिस्टेंस है ना उससे भी छोटी होती है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल वगैरह करते हैं तो जो सबसे छोटी रेसिस्टेंस है उससे भी छोटी जो है वो रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से जो है वो यहाँ पे रब करके बता देता हूँ, 2 सेकंड वेट करो। तो ये जो है, मान लो एक रेसिस्टेंस है आपके पास R1 की वैल्यू 1 ओम और मान लो R2 की वैल्यू है आपके पास 100 ओम। तो जो नेट रेसिस्टेंस आएगी ना वो 1 से छोटी आएगी, सबसे छोटी से भी छोटी। समझे? अब देखो यहाँ पे कैसे कर लो, R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/100। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया जी? 100 आया एलसीएम। तो 100 प्लस 1 विच इज 101/100। तो R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट विल बी 100/101। अभी 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, दिस इज लेसर देन 1। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल रेसिस्टेंस इन द पैरेलल इज लेस देन द लीस्ट रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो सबसे छोटे वाली रेसिस्टेंस सर्किट की से भी छोटी रहेगी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, चाहे इवन इसकी वैल्यू 1 करोड़ भी क्यों ना हो। समझे? मैं समझाऊं? चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट से जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल है। मान लो आपने जो है वो एक बल्ब लिया हुआ है और उस बल्ब को जो है वो सॉकेट में लगा के स्विच ऑन कर दिया। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे कि बल्ब का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मान लो बल्ब की फिलामेंट के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो एक छोटी सी बात है, अगर हम लोग अपने हाथ को रगड़ रहे हैं, हाथ को अगर हम लोग रगड़े तो क्या रहता है बताओ? हाथ गर्म हो जाता है।
ऐसी मान लो जब इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के अंदर से फ्लो कर रहे हैं तो बहुत सारे कोलिजन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हो रहे हैं। उन कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो उसको हम लोग बोल देते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो किसी भी तार के अंदर से या किसी भी अप्लायंस के अंदर से जब करंट पास होता है तो ड्यू टू द रेसिस्टेंसेस एंड कोलिजन वायर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, हीट जो है वो जनरेट होने लगती है। तो उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो बोल देते हैं। तो व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द वायर, रैंडम मोशन जो है वो कोलिजन्स की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। अब ये टेम्परेचर कैसे जो है वो डिपेंड करता है, या जो हीट जनरेट हो रही है वो कैसे वेरी कर रही है। तो अगर हम लोग हीट जनरेटेड की बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो वायर के अंदर से जितना ज्यादा करंट पास होगा उतनी ज्यादा हीट जो है वो वायर के अंदर जनरेट हो रही है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट पास हो रहा है उतनी ज्यादा हीट जो है वो जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो ऐसे देख लो कि एक बल्ब जो है वो मैंने 1 घंटे के लिए जलाया या एक बल्ब को मैंने 1 मिनट के लिए जलाया, तो 1 घंटे वाले केस में हीट जनरेटेड जो है वो ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो हीट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो V हो गया, I हो गया, और जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या हो गया, T हो गया। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसका फॉर्मूला रहता है। आगे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोग VIR के पुट करके देखेंगे। तो जहां से जो है वो हम लोग एक नया फॉर्मूलाज को जो है वो जनरेट करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा जी। अब यहाँ पे देखो हीट जनरेटेड जो थी वो हमने लिख ही दिया, VI T के बराबर है। अब अगर मैं V की वैल्यू इसके अंदर क्या पुट कर दूं, IR पुट कर दूं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो हीट जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगी, I²RT के बराबर जो है वो हो जाएगी। यही हमारे पास क्या रहता है, जूल का लॉ रहता है हीटिंग का। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोल रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो I²RT जो है वो हम लोगों के पास हीट का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। अब देखो सबको मालूम चल गया कि हीट जो है वो I²RT के बराबर है। अगर मैं ऐसे कर दूं हीट पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल टू I²R, तो कितनी हीट पर यूनिट टाइम जो है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं पावर। जैसे देखो यहाँ पे पावर का क्या फॉर्मूला हो गया, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम विच इज हीट अपॉन टाइम, I²RT अपॉन टाइम। तो यहां से पावर देख लो क्या आ गई, I²R के बराबर जो है वो हम लोगों के पास पावर होगी। अब देखो एक तो फॉर्मूला हो गया पावर का I²R। अब देखो इसमें तरह तरह के फॉर्मूलाज जो है वो बन सकते हैं। तो पावर का जो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला हो गया दैट इज I²R। अब मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं I टाइम्स IR। अब दिस I टाइम्स IR इज I टाइम्स V। तो यहाँ पे देखो पावर का फॉर्मूला हो गया एक तो I²R, एक हो गया V इंटू आई। दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, इस V इंटू आई वाले फॉर्मूला में I की वैल्यू जो है वो V/R पुट कर दो। जब आप इस फॉर्मूला में I की वैल्यू V/R पुट करोगे तो V/R इंटू V विच इज इक्वल टू V²/R। तो आप ये देखो ये तीन फॉर्मूलाज जो है वो हम लोगों के पास पावर के आ गए। ठीक है, तो जो है वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन क्या गिवन है उससे हम लोग जो है वो पावर्स को निकाल सकते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है बेटा जी इलेक्ट्रिक पावर की, उसको हम लोग वॉट बोल देते हैं। अब ये देखो है क्या, ये एक्चुअल में एनर्जी अपॉन टाइम है। एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल रहती है, टाइम जो है वो सेकंड में रहता है। तो जूल पर सेकंड इज कैपिटल डब्ल्यू, जिसको हम लोग वॉट लगा देना बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है, जो हम लोगों के घरों में बोलते हैं ना इतने यूनिट बिजली जो है वो खर्च होगी, इतने यूनिट बिजली का बिल आया, तो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज किलोवाट आर। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखो इट इज किलोवाट आर। किलो का मतलब सबको मालूम है 1000 होता है, वॉट जो है वो जूल पर सेकंड है, आर के अंदर जो है वो 3600 सेकंड्स रहते हैं। सेकंड से सेकंड यहाँ पे कट गया, ये क्या हो गया 3600 फिर 000 जूल। तो 1 किलोवाट आर के अंदर या 1 यूनिट के अंदर हम लोगों के पास इतने जूल एनर्जी जो है वो रहती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, कई बार पेपर्स के अंदर जो है वो 1 मार्क में डिराइव करना भी पूछा जा सकता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे हमें हीट रिक्वायर्ड होती है उसको जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जनरेट कर सकते हैं। जैसे प्रेस करने वाले जो है वो कपड़े, इलेक्ट्रिक आयरन बोल लो, टोस्टर बोल लो, हीटर बोल लो, ओवन बोल लो, बल्ब बोल लो, गीजर बोल लो, तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारे पास एक प्रैक्टिकल हीटिंग एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो बेस्ड है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग डोमेस्टिक सर्किट्स की अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है,
इस चैप्टर का। तो डोमेस्टिक सर्किट्स क्या रहते हैं, हम लोगों के पास घरों के अंदर जो बिजली हम लोगों ने बना रखी है, जो कनेक्शन बना रखे हैं, वो किस तरह से है। तो मैं ना आपको एक चीज बता देता हूँ, इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, सबको मालूम होगा वो 220 वोल्ट पे जो है वो काम करते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट से नीचे की वोल्टेज आएगी तो हम बोलते हैं यार पावर ही नहीं आ रही, या जो है वो वोल्टेज काफी कम है। ठीक है, इसका मतलब इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, वो एक काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वोल्टेज के अंदर जो है वो वर्कआउट करते हैं। अगर इससे कम वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मिलेगी तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब हर जो हम लोगों ने एक रूम के अंदर अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा रखा है, तो उसके अराउंड जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट होना चाहिए। ऐसा काम हम लोग सीरीज के अंदर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर जो टोटल पोटेंशियल है वो डिवाइड होता रहता है, जबकि पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल है वो हम लोगों के पास सेम रहता है। तो इसका मतलब ये जो प्री रिक्वायरमेंट है इसकी, जो कि सेम पोटेंशियल होना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अराउंड, वो हम लोगों का पैरेलल सर्किट में ये चीज हो सकता है। इसका मतलब घरों के अंदर जो है, जो हम लोगों को सप्लाई बिजली की करनी है, वो सारे के सारे पैरेलल सर्किट्स जो है वो होंगे। तो डोमेस्टिक के अंदर हम लोग पैरेलल सर्किट सप्लाईज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैंने ये बता दिया कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे काम करते हैं। दूसरा देख लो, मान लो ये आपके रूम का बल्ब लगा हुआ है, ये आपके रूम का एसी लगा हुआ है, ये आपके रूम का फ्रिज लगा हुआ है, और ये पर्टिकुलर सप्लाई से जो है वो कनेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट अगर ये मान लो हमारे पास जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है, तो आपका ये अप्लायंस भी बंद हो जाएगा, ये अप्लायंस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यही करंट था जो यहां से फ्लो कर रहा था। क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया बल्ब के खराब होने से, तो यहां से जो सप्लाई है वो ना तो एसी को जाएगी ना रेफ्रिजरेटर को जाएगी। अगर सप्लाई एसी और रेफ्रिजरेटर को नहीं जाएगी तो ये सारे बंद हो जाएंगे। तो एक समझ नहीं आएगी यार कि अब मेरे को अगर घर की लाइट ठीक करवानी है तो मैं बल्ब वाले को बुलाऊं, एसी वाले को बुलाऊं, या फ्रिज वाले को बुलाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे तो तीनों बंद है, तीनों सर्किट्स अगर मेरे बंद है तो मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो प्रॉब्लम डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सीरीज सर्किट के अंदर, अगर मान लो एक भी अप्लायंस खराब हो जाता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा, कॉम्बिनेशन 220 वोल्ट का हम लोगों को चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग पैरेलल्स के अंदर जो है वो सप्लाई यहां पे करते हैं, जिससे सारे अप्लायंसेस जो है वो साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं जो है, और हम लोगों के पास कोई इश्यू जो है वो उनको फाइंड आउट करने में नहीं क्रिएट होता। अब इफ एनी ऑफ द अप्लायंसेस फ्यूज द करंट इन द अदर अप्लायंसेस नॉट अफेक्टेड, ये सारी डिटेल जो है वो मैं समझा चुका हूं। लास्ट जो है इसका टॉपिक है फ्यूज। फ्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका जो बिजली घर है उसका ट्रांसफार्मर, जहां से लाइट आ रही है आपके घर पे सप्लाई आ रही है, वो किसी वजह से खराब हो जाता है, एकदम से बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है वो दे देता है, तो क्या रहता है, हमारे सारे अप्लायंसेस सड़ जाएंगे, क्योंकि वो 220 वोल्ट पे काम करने वाले हैं। मान लो 220 से ज्यादा सप्लाई आ जाती है, किसी टाइम पे 440 वोल्ट की सप्लाई अगर अपने को मिल रही है, तो 440 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, क्योंकि 220 वोल्ट के लिए बने हुए हैं। तो हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो, जैसे ही मान लो 440 वोल्ट का सप्लाई आए तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाएं कि डिटेक्ट हो जाए और वहीं का करंट जो है वो बंद कर दिया जाए, तो उसी को हम लोग फ्यूज बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जितनी भी सप्लाई आ रही है, आपने देखा होगा यूजुअली अपने घरों के स्विच बोर्ड के अंदर ये सॉकेट जो है वो लगी होती है, इसको कभी खींच के देखना, तो इसके अंदर एक कॉपर या जो है वो वायर रहती है। ठीक है, जैसे ही मान लो बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाती है घर के अंदर, तो ये वायर जो है उसके अंदर से करंट पास होता है, वायर हीट होती है, वायर के अंदर इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि वायर जल्दी मेल्ट कर जाती है। मेल्ट कर जाती है तो हमारी सप्लाई जो है वो कट जाती है, सप्लाई कट जाती है तो हमारा अप्लायंस जो है वो बच जाता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड एप्लीकेशन है कि अगर घर के अंदर ज्यादा सप्लाई किसी जगह से या ट्रांसफार्मर से आ जाती है तो वो वायर हीट अप होके मेल्ट हो जाती है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो खराब नहीं होते। उन तक लाइट पहुंचने से पहले फ्यूज जो है वो मेल्ट करके सप्लाई को ही कट कर देता है। ऐसे डिवाइस को हम फ्यूज जो है वो बोल देते हैं। नहीं तो मान लो लाखों के डिवाइसेस आपके घरों में लगे हुए हैं और थोड़ी सी बिजली बोर्ड की जो है वो बेवकूफी रहे तो सारे अप्लायंसेस जो है वो सड़ जाएंगे। तो इसी चीज से बचने के लिए फ्यूज जो है वो हमारे पास अप्लाई किए जाते हैं। और कई बार महंगे डिवाइसेस के साथ भी फ्यूज लगा होता है, वो छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो रहते हैं, इसके अंदर एक पतली सी वायर रहती है। ठीक है, आगे हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो लगा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ज्यादा सप्लाई इस पर्टिकुलर अप्लायंस के अंदर आ गई तो ये वायर मेल्ट कर जाएगी और यहाँ तक सप्लाई जो है वो नहीं पहुंचेगी। कॉन्सेप्ट लगभग मोस्टली सेम है और घरों का टोटल ओवरऑल भी लग सकता है, या अप्लायंस टू अप्लायंस भी ये चीजें जो है वो वेरी कर सकते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो सारा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मैंने सारी जो है वो क्लास 10th की कवर अप कर दी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेटा थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।